हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के शब्दों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। रचना, बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द, तीसरा है योग ऋण शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। पहला है हमारा रूढ़ शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, रूढ़ शब्द क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। रूढ़ शब्द की परिभाषा है यहाँ पे। रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, अर्थात ये दूसरी परिभाषा है। रूढ़ शब्द वे हैं जिनका खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि इनका खंडन करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द आप लोग याद रखेंगे। रूढ़ शब्द हमेशा जितना छोटा होगा सदैव छोटा ही होता है। ठीक है, अक्सर रूढ़ शब्द जो होता है वो छोटा होता है और उसका खंडन करने पे किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है नाक, जल, आग, लाल, दीमक, कलम, चींटी, धन, दिन, रात, जग, सरल, किताब आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नाक। मान लीजिए नाक है। ठीक है, नाक को अगर हम लोग खंडन करेंगे न और क, ठीक है, या ना भी कर सकते हैं, तो नाक ना प्लस क। ठीक है, तो इसका खंडन करने पे इसका कुछ भी अर्थ आपको नहीं मिलेगा। क का भी कोई अर्थ नहीं है और न का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द हमेशा ध्यान देंगे कि रूढ़ शब्द जो होते हैं वो सदैव छोटे होते हैं। ठीक है, सदैव छोटे होते हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो जो जितना छोटा होगा वही आपके रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे आग, चींटी, धन, दिन, रात, जग। और इसे जब आप तोड़ेंगे, खंडन करेंगे, जग को अगर मान लीजिए सपोज आप खंडन कर रहे हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। ज प्लस ग, तो ज का भी कोई अर्थ नहीं है और ग का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नाक में ना प्लस क खंडों का कोई अर्थ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार जल में ज और ल खंडों को पृथक करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, रूढ़ शब्द हैं, इनका खंडन करने पे कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है कि अयौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो रूढ़ शब्द को ही अयौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, रूढ़ शब्दों को ही अयौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, रूढ़ शब्दों को मूल या अयौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा फ्रेंड्स यौगिक शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल पे हम हिंदी के नोट्स प्लस इम्पोर्टेंट्स जो भी अपडेट होते हैं बिहार गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज वगैरह से लेके या फिर नए नए रूल नियम से लेके, वो सारे नोटिफिकेशन मैं अपने इस ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। ठीक है, इसकी परिभाषा है वे शब्द
जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों को योग से निर्मित होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इसके जो दोनों खंड होते हैं ये दोनों खंड सार्थक होते हैं, इनको तोड़ने पे भी कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे है जैसे उदाहरण के तौर पे है पाठशाला, पाठ और शाला। ठीक है, तो पाठ भी है और शाला भी है। ठीक है, तो ये आपको यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, ये आपका यौगिक शब्द हो गया। फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, या मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, दूसरा हमारा यहाँ पे उदाहरण है विज्ञान, वि प्लस ज्ञान दोनों का सार्थक है, तो ये भी आपका यौगिक शब्द है। तीसरा है राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र। ठीक है, ये भी आपका एक यौगिक शब्द है, दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, दोनों को खंडन करने पे इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो ये यौगिक शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक यौगिक शब्द है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यौगिक शब्द का जब भी आप खंडन करेंगे तो इसके दोनों खंड, दोनों जो खंड होंगे तो वो दोनों खंड क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, दोनों सार्थक होंगे, ये आप हमेशा याद रखिएगा, उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ नोट हैं यौगिक शब्द से रिलेटेड। यौगिक शब्दों की रचना मुख्यतः उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। रूढ़ शब्द भी वेरी वेरी आपके इंपॉर्टेंट थे और ये यौगिक शब्द भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तीसरा हमारा है योग ऋण शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट है शब्दों के वर्गीकरण में, ये हमारा लास्ट है योग ऋण शब्द। इसकी परिभाषा है यौगिक का शाब्दिक अर्थ योग है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ रूढ़ होता है, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब योग ऋण का मतलब होता है इसमें यौगिक शब्दों का योग ही होता है शाब्दिक अर्थ, और ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं इसके, ये सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे है लंबोदर, जलज, चारपाई, चौपाई, दशानन, चतुर्भुज, नीलकंठ आदि। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही गए होंगे। लंबोदर किसे कहा जाता है, जलज किसे कहा जाता है, चारपाई किसे कहा जाता है, चौपाई किसे कहा जाता है, दशानन किसे कहा जाता है, चतुर्भुज किसे कहा जाता है और नीलकंठ किसे कहा जाता है। क्यों, ये एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए ये योग ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। पहला यहाँ पे कुछ विशेष दिया हुआ है। लंबोदर शब्द का अर्थ है लंबे उदर पेट वाला। ठीक है, इस प्रकार लंबे उदर वाले जितने भी जीव हैं लंबोदर हुए, लेकिन लंबोदर शब्द का प्रयोग केवल गणेश जी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो ये योग ऋण शब्द कहलाए। ठीक है, इसके बाद एक और है यहाँ पे कुछ विशेषण।
इसी प्रकार जलज का सामान्य अर्थ है जल में जन्मा, किंतु यह विशेष अर्थ में केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, योग ऋण शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, ये नोट्स हैं, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण मुख्यतः योग ऋण शब्द ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान देंगे। जैसे आपके दशानन किसे कहा जाता है, तो रावण को कहा जाता है। ठीक है, दशानन रावण को कहा जाता है, रावण के लिए एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। उसके बाद नीलकंठ किसे कहा जाता है, तो शिव को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। लंबोदर किसे कहा जाता है, तो लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है। ठीक है, गणेश जी को कहा जाता है। मतलब ये कि आपके जितने भी बहुव्रीहि समास उदाहरण होते हैं, ये सारे के सारे योग ऋण शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, योग ऋण शब्दों के अंतर आते हैं। ठीक है, योग ऋण शब्दों के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।